अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और हम मिलकर अभी तक एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एसिड्स का जिक्र ख़त्म कर दिया और अब हम बेसिस की बात कर रहे हैं। बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देख रहे थे और अभी हम बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोबारा देखेंगे कि किस तरह से कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनको ये प्रेसिपिटेट कर देती हैं, मतलब वो अलहदा से हो जाते हैं और ये रिएक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल्स पे होता है, क्योंकि बेसिस आम बात नहीं है। बेसिस का जिक्र करें तो ये बड़ी ही स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनको ये प्रेसिपिटेट करती हैं वो स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, और वो स्ट्रॉन्ग मेटल्स पे कैसे रिएक्ट करती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन चलते हैं उसके लिए लेक्चर की तरफ। हम बात कर रहे हैं बेटा बेसिस के रिएक्शंस की, कि बेसिस जब किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं। अभी तक हमने बात की बेसिस के रिएक्शन एसिड्स के साथ, जिसकी हम पहले ही बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, और हमें पता है कि जब भी एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। कॉमन प्रोडक्ट है हमारा वाटर, बाकी जितनी चीज़ें बचती हैं उनको मिलाओ और सॉल्ट बना दो। दूसरा रिएक्शन जिसकी हमने बात की वो थी अमोनियम सल्फेट की, और उसका कॉमन प्रोडक्ट था हमारे पास अमोनिया गैस और साथ ही साथ वाटर। ये तो हमारी बात हो गई इन दो चीज़ों के बारे में कि अगर बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या होगा, और अगर अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या होगा। अब तीसरी बात यह है कि बेसिस जो हैं वो कुछ इस तरह से भी रिएक्ट करती हैं कि जब हैवी मेटल के कंपाउंड आते हैं ना, कुछ मेटल्स होते हैं जो जिनको हम केमिस्ट्री में हैवी मेटल्स कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, ठीक है। वो इनको स्ट्रॉन्ग और हैवी मेटल्स कहा जाता है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि बड़े आम से मेटल हैं, ठीक है, इनको यूज़ किया। हैवी मेटल होते हैं, उनके यूजेस भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। इंडस्ट्रियली उनको आप बहुत ही तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जिनका भी हम नाम लेंगे तो आपको कुछ कुछ याद भी आएगा। जब भी किसी हैवी मेटल के सॉल्ट के साथ या किसी कंपाउंड के साथ आप बेस डाल देते हैं ना, तो बेस क्या करती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी टेस्ट ट्यूब में वो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है वो उस टेस्ट ट्यूब के नीचे पड़ा हुआ नज़र आएगा। पहले हम रिएक्शन की बात करते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि प्रेसिपिटेशन नज़र किस तरह से आती है। सबसे पहले देखें कॉपर सल्फेट। कॉपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल है, ठीक है, कॉपर आम मेटल नहीं है। कॉपर के कंपाउंड की हम बात करेंगे और कॉपर सल्फेट हमारे पास कंपाउंड है यहाँ पे, जिसमें हमने बेस डाल दी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मजाक तो है नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, इतनी दफ़ा हमने बात की कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कॉपर के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगी तो रिजल्टेंट एक हाइड्रोक्साइड बनेगा कॉपर का। रिजल्टेंट जो हाइड्रोक्साइड बनना है बेटा, आपने याद रखना है वो उस मेटल का बनना है जो हम मेटल रिएक्टेंट साइड पे यूज़ कर रहे हैं। आप क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड पे जो हाइड्रोक्साइड बनेगा वो कॉपर का बनेगा। तो क्या होगा कि जब ये हाइड्रोक्साइड बनेगा तो आपके पास इधर आ गया कॉपर, इधर आ गया हाइड्रोक्साइड आयन। इसको कहते हैं कि यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्साइड बनता है इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। प्रेसिपिटेशन किस तरह से होती है, आपने कोई भी टेस्ट ट्यूब ली और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने अपनी बेस ऐड कर दी और कॉपर सल्फेट का ये सोल्यूशन ऐड कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जब रिएक्शन कंटिन्यू करेगा तो आपको यही जो हाइड्रोक्साइड है कॉपर का, ये आपको टेस्ट ट्यूब के बॉटम में नज़र आएगा। ये ऐसे जो जितने इसके पार्टिकल्स हैं ना वो टेस्ट ट्यूब के नीचे प्रेजेंट होंगे। इससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो कंपाउंड बना है, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रेसिपिटेट कर गया है, मतलब कि ये बॉटम में जाके बैठ गया। देखो लिक्विड के अंदर कोई भी सॉलिड चीज़ डालोगे तो वो ऊपर फ्लोट नहीं करेगी बल्कि वो नीचे जाके बैठ जाएगी। इसी को कहते हैं कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाता है। इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होता क्या है कि आपके पास ये जो कंपाउंड प्रेसिपिटेट करता है इसका कोई ना कोई कलर होता है जिससे वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि यहाँ पे अब ये रिएक्शन हो गया है। हमने जो बात की थी पहले भी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि उनका प्रोडक्ट साइड पे कलर इस तरह का आ जाता है कि वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। क्योंकि अभी हमने कॉपर मेटल यूज़ किया, स्ट्रॉन्ग मेटल, हैवी मेटल, उसका रिएक्शन करवाया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। जब आपने बेस के साथ रिएक्शन करवाया तो आपके हैवी मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये बात आपने याद रखनी है कि रिएक्शन के बाद आपके पास बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। ये मेटल हाइड्रोक्साइड वो चीज़ होगी जो प्रेसिपिटेट कर जाएगी, जो बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन में नज़र आएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो आपका बेस है इसने किसी भी मेटल के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देना है। ये मेटल हाइड्रोक्साइड आपकी प्रेसिपिटेट कर जाएगी। इसी प्रेसिपिटेशन में ये होता है कि इसका एक कलर होता है जो स्पेसिफिक उसी का कलर होता है और उससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है।
कॉपर हाइड्रोक्साइड, आप कहेंगे मिस आप कह रही हैं कि कोई कलर्ड कंपाउंड बनेगा जो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, वो कलर्ड कंपाउंड कौन सा है उसका बता दें कि उसका कैसे पता लगेगा कि क्या उसका कोई ना कोई कलर है। तो जी बेटा, उसका कोई ना कोई कलर होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड की आइडेंटिफिकेशन इस तरह से होती है कि इसके ब्लू प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। कलर याद रख लेना है, ब्लू प्रेसिपिटेट्स, आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड के ब्लू प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। और साथ ही साथ हमने पहले ही बात की थी कि अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट प्रेडिक्ट हो जाए, दूसरा प्रोडक्ट जितनी चीज़ें बची हैं वो सारी की सारी मिला दो। कॉपर हमारे पास मेटल रिएक्टेंट साइड पर यूज़ हो रहा था, उसके साथ जो सल्फेट है वो हाइड्रोक्साइड में अभी तक हमने नहीं लिखा। यहाँ से हमने हाइड्रोक्साइड उठाया और उसको कॉपर के साथ लिख दिया। ये देखें, आपने कॉपर मेटल यूज़ किया और साथ ही आपने बेस का हाइड्रोक्साइड यूज़ कर लिया और इन दोनों को आपने कंबाइन कर दिया। इन दोनों की कॉम्बिनेशन के बाद ये होगा कि आपके पास उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जिसका कोई ना कोई स्पेसिफिक कलर होगा। अब जो चीज़ें रह गई हैं उनको हमने क्योंकि कंबाइन कर देना, हमने पहले ही बात की थी। तो जब आपने इनको कंबाइन करना है तो आपके पास ये सोडियम और सल्फेट कंबाइन होकर सोडियम सल्फेट बना देंगे। ये वो रिएक्शन है बेटा जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनते हैं। जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी ना, कोई सॉल्ट होगा या कोई ऐसे आपके पास चीज़ होगी जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगी, तो उसके साथ ये होता है कि वो वाटर में अगर तो डिज़ोल्व हो जाती है। जैसे शुगर आपने वाटर में ऐड की, डिज़ोल्व हो जाएगी, थोड़ी देर बाद आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, उनको हम कहते हैं इनसॉल्युबल। अगर तो वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो हम कहते हैं सॉल्युबल, अगर वाटर में डिज़ोल्व ना हो तो हम कहते हैं इनसॉल्युबल। तो जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनते हैं वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, वो नीचे पड़े रहेंगे, आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर नज़र आ जाएंगे। तो इसीलिए हमने बात की कि मेटल का रिएक्शन बेस के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ये कॉमन प्रोडक्ट है। दूसरे रिएक्शन से देखते हैं आपको बात समझ आई कि नहीं आई। जिंक क्लोराइड, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, हैवी मेटल है, ये भी इंपॉर्टेंट मेटल है, इसको भी आप हल्का नहीं ले सकते, मजाक नहीं समझ सकते। जिंक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है। आपके जो पीरियोडिक टेबल में बहुत ही ज़्यादा हमने बात की है जिस तरह ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। पहले 2-3 ग्रुप्स तो वो हो गए कि जिनके अंदर मेटल्स हैं, ठीक है, हमने बात की, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हैवी मेटल्स आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के मिडल में प्रेजेंट होते हैं। तो कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट में आता है, जिंक भी ट्रांजिशन में आता है, आयरन भी ट्रांजिशन में ही आता है। कॉपर की हमने बात कर ली कि कॉपर ने किस तरह से रिएक्ट किया और कॉपर ने एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाना है, ये प्रोडक्ट आपने याद रखना है जिसने प्रेसिपिटेट करना है, ये है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो अब हम बात करते हैं दूसरे रिएक्शन की जिसमें एक तो आपके पास जिंक है और मैंने आपको बताया था कि आपके बेस में से हाइड्रोक्साइड आयन ये आपकी जो भी मेटल है उसने ले लेना है। ये आपका हाइड्रोक्साइड है जो जिंक के साथ जाके अटैच कर जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड जाके आपका उस मेटल के साथ अटैच कर जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट साइड पे बन जाएगा मेटल का हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा जो कि इनसॉल्युबल सॉल्ट है, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, वो आपको कंटेनर में नीचे पड़ा नजर आ जाएगा और साथ ही साथ उसका कोई ना कोई कलर होगा। अब जिंक हाइड्रोक्साइड का लेकिन बेटा कलर नहीं होता, बस इसमें ये होता है इसका आइडेंटिफिकेशन फैक्टर कि ये वाइट कलर में होता है। तो वाइट भी हम कह लेते हैं, चलो कलर होता है, क्योंकि किसी तरह वो नज़र तो आ रहा है, हमें ट्रांसपेरेंट नहीं है, नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वाइट कलर होता है जिंक हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स का और ये वाइट आपको टेस्ट ट्यूब के बॉटम में पड़ा नजर आ जाता है। साथ ही साथ जितनी चीज़ें बच गई हैं उनको भी हम अटैच करवा देंगे। मेटल हाइड्रोक्साइड बनाना है आपने, जब भी हैवी मेटल के कंपाउंड्स के साथ आपने बेसिस का रिएक्शन करवाना है और बेसिस के रिएक्शन में जब आपने यहाँ पे एक मेटल हाइड्रोक्साइड बना लिया, जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया, तो पीछे देखें क्या बचा है। पीछे आपके पास सोडियम और क्लोरीन, और सोडियम और क्लोरीन तो मशहूर ज़माना बात है कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना देती हैं, जो सॉल्ट हम टेबल सॉल्ट भी जिसको कहते हैं, जिसको इतनी दफ़ा यूज़ करते हैं। और आपने देखा है कि सोडियम हो, क्लोरीन हो और सॉल्ट ना बने, ऐसा तो फिर मुमकिन ही नहीं है। तो जो चीज़ें आपके पास रह गई हैं वो हैं सोडियम और क्लोरीन, उनको करें अटैच और आपका दूसरा प्रोडक्ट भी इस तरह से बन जाएगा। तीसरी बात करते हैं, एक और रिएक्शन भी देखते हैं। अब हम क्योंकि बात कर ही रहे हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स की, तो हमने बहुत से मेटल्स की बात करनी है। हैवी मेटल्स क्योंकि कौन सा हमारे पास एक या दो प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, हैवी मेटल्स भी तो देखें इतने ज़्यादा प्रेजेंट है ना, इसलिए हम बातें भी उसके बारे में ज़्यादा ही करेंगे। हमारे पास जो अगली हैवी मेटल मौजूद है वो है आयरन, फेरिक आयरन।
बहुत ही अच्छा मेटल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल, हैवी मेटल आपके पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मौजूद है। और आयरन के बारे में हम बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? आयरन को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। आयरन की बात करेंगे, वही कॉन्सेप्ट रिवाइज करें, आपका जो मेटल है वो रिएक्ट कर जाएगा बेस के हाइड्रोक्साइड के साथ। ये है बेस का हाइड्रोक्साइड, ये है आपका मेटल, इन दोनों ने मिलकर बना देना है आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड आपके पास यहाँ पे बन गया। आयरन हाइड्रोक्साइड कह लो या फेरिक हाइड्रोक्साइड कह लो, एक ही बात है, लेकिन क्योंकि आयरन का नाम फेरिक ही होता है इस वजह से बेहतर है कि आप इसको फेरिक हाइड्रोक्साइड कह लो। ठीक है, आपके पास बन गया ये आयरन हाइड्रोक्साइड, एक ही बात है, जो मर्जी नाम ले लो। और इसका भी क्योंकि हमारे पास होगा कोई ना कोई कलर, ये है इनसॉल्युबल सॉल्ट, इसका भी कलर होगा, और जो इसका कलर होता है वो होता है ब्राउन। इसमें भी ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, वो प्रेसिपिटेट्स जो आपकी टेस्ट ट्यूब में बॉटम में पड़े होंगे, बॉटम में मौजूद होंगे और आपको नज़र आ जाएंगे। प्रेसिपिटेट्स का मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो डिज़ोल्व नहीं हुई है, वो ज़रात या पार्टिकल्स की फॉर्म में बिल्कुल बॉटम में जाके बैठ गई है। कौन सी चीज़ें बच गई हैं? यहाँ पे भी देखो हमारे पास वही चीज़ हुई, सोडियम बच गया और क्लोरीन बच गया। सोडियम और क्लोरीन हो और हम सोडियम क्लोराइड ना बनाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम यहाँ पे बनाएंगे सोडियम क्लोराइड, और इस तरह से हमारे पास हमने ये रिएक्शन भी कर लिया डिस्कस। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमने, हमारे पास किसी भी हैवी मेटल का कंपाउंड दे दो, बेस को रिएक्ट करवा दो, बेस सबसे पहले मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगी, और वो मेटल हाइड्रोक्साइड होगा जो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, जो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नजर आएगा। आपके सामने मैंने फिर से 3 रिएक्शंस लिख दी, अब इनमें देख लो। लेड, पीबी, लेड, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है। कैल्शियम की बात करो, कैल्शियम भी एक अच्छा मेटल है। और आयरन फिर से आ गया, इसकी हमने पहले भी बात की है। तो ये 3 वो मेटल्स हैं जो हमने पहले भी बात की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं। दोबारा से लेड नाइट्रेट हमने लिया, एक लेड का कंपाउंड, और इसका रिएक्शन करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हमने ये सारे के सारे रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसलिए करवाए हैं क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इट सेल्फ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। कास्टिक सोडा इसका नाम है, ये करोसिव इन नेचर है, अच्छा रिएक्शन देगी और बेसिस की नेचर को समझने में हेल्प आउट कर देगी। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देना है, और वो आपका हाइड्रोक्साइड निकलेगा बेस के अंदर से। तो आपके पास यहाँ पे बन गया लेड हाइड्रोक्साइड, प्रेसिपिटेट कर जाएगा और इसका कलर होगा वाइट। वाइट प्रेसिपिटेट्स आपको नज़र आ जाएंगे जब भी आप अगर इसको लेबोरेटरी में भी परफॉर्म करेंगे, तो टेस्ट ट्यूब के नीचे पड़े आपको प्रेसिपिटेट्स नज़र आ जाएंगे। दूसरा प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना बहुत ही आसान है। हमारे रिएक्टेंट साइड पे देखिए, हमने लेड को यूज़ कर लिया, हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर लिया, पीछे हमारे पास NO3 और सोडियम बच गया, तो हमने उनको मिलाया और बना दिया सोडियम नाइट्रेट। इस तरह से ये रिएक्शन हो गया कंप्लीट। सेकेंड रिएक्शन देखें, कैल्शियम। कैल्शियम भी एक मेटल है, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं याद, चलें वो तो ठीक है, लेकिन कैल्शियम आपके सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, ये आपको याद होगा। नहीं याद, वही बात है, फिर से पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बेटा याद कर लो, क्योंकि वो याद करने से सारा का सारा जो लेक्चर है, सारी की सारी केमिस्ट्री है, उसकी नेचर, उसके कॉन्सेप्ट्स बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। तो कैल्शियम का फिर से हमने वही काम करना है, हाइड्रोक्साइड बनाना है। कैल्शियम को आपने, ये आपने मेटल उठाना है इधर से, दूसरी तरफ से आपने उठाना है हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को करो कंबाइन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बन गया वो इनसॉल्युबल सॉल्ट, जो फिर से प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नजर आएगा। प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, टेस्ट ट्यूब के नीचे आपको पड़े नजर आ जाएंगे। साथ ही साथ देखो चीज़ें क्या बच गई, फिर से सोडियम क्लोराइड। कितने ज़्यादा रिएक्शंस है ना जिनका प्रोडक्ट हमारे पास बड़ी आराम से प्रिडिक्ट हो रहा है, और वो है सोडियम और क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड। हमारे पास फिर से जो दूसरा प्रोडक्ट है वो बन गया सोडियम क्लोराइड। दूसरा प्रोडक्ट, पहला आपने मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेना है, मेटल उठाने, दूसरा बेस में से हाइड्रोक्साइड उठाना है और आपने मेटल हाइड्रोक्साइड बना देना है। उनके कलर याद कर लेने हैं, क्योंकि कलर्स आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो कलर याद कर लेने हैं, और कलर याद करने के बाद आपने जितनी चीज़ें रिएक्टेंट साइड पे बच जाएंगी उनको मिलाओ और दूसरा प्रोडक्ट भी बना दो। कलर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जब बेस इन मेटल के कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करती है तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाती है, और वो हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। जब वो हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे, उनके कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन फैक्टर तो होगा ना। अगर ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट्स नज़र ही नहीं आ रहे होंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि इनको डिफ्रेंशिएट किस तरह से करना है। तो आपने याद रखने, इनके कलर्स याद कर लेने हैं बेटा। आपके लेड हाइड्रोक्साइड का कलर होता है वाइट, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर भी होता है वाइट। कलर्स याद कर लेने, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही कलर इन हाइड्रोक्साइड्स की जो है ना आइडेंटिफिकेशन फैक्टर बनता है, कि जब आपके टेस्ट ट्यूब में ये बॉटम में प्रेजेंट होते हैं तो आपको इनको आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाता है इन कलर की बेसिस पे। साथ आप पीपीटी भी लिख दें, पीपीटी का मतलब यही होता है कि इसके प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं।
ठीक हो गया, और आपने सोडियम क्लोराइड लिख दिया एज इट इज़, जैसे हमने पीछे बात की थी। लास्ट रिएक्शन बेसिस का ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, एसिड बेसिस को यहीं पे हम एंड की तरफ क्योंकि लेके जा रहे हैं। तो हमने आयरन सल्फेट, फेरिक सल्फेट का रिएक्शन करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या चीज़ है? फिर से कास्टिक सोडा, स्ट्रॉन्ग बेस, ये रिएक्ट करेगी, करोसिव इन नेचर होगी, डेंजरस है, ये रिएक्शन देगी क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन आपने करवाया आयरन के साथ, और आयरन आपका मेटल है, मिला दो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में मौजूद OH के साथ और हाइड्रोक्साइड बना दो। मेटल हाइड्रोक्साइड आपका कंपाउंड बनना चाहिए। आयरन हाइड्रोक्साइड आपके पास फिर भी बन गया। पिछले रिएक्शन में जहां हमने आयरन को पढ़ा था वहां आयरन 3 हाइड्रोक्साइड का बना था, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 3 का नंबर था। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 क्यों है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ये बात होती है कि उनके ऊपर जो चार्जेस होते हैं उनके नंबर कॉन्स्टेंट नहीं होते। आयरन 2 पॉजिटिव में भी आता है, आयरन 3 पॉजिटिव में भी आता है। तो क्योंकि आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है तो आपके पास एक आयरन का हाइड्रोक्साइड जो बना उसके ऊपर, उसमें आयरन के ऊपर जो चार्ज था वो था 3 पॉजिटिव, और जो यहाँ पे बन रहा है उसके ऊपर चार्ज है 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे इस तरह से चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं, और चार्जेस डिफरेंट होने की वजह से कलर भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कलर होता है वो होता है डर्टी ग्रीन, गंदमी सा ग्रीन कलर होगा। एग्जैक्टली आपको याद होगा कि जो ग्रीन कलर होता है बड़ा प्योर ग्रीन कलर, वो आप डिफ्रेंशिएट बड़े आराम से उसको कर सकते हैं। ये ऐसा कलर होगा कि जिसके लिए थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा कि किस तरह का ग्रीन है, और इस वो ग्रीन होगा कि मतलब आपको इसको ना आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन इसको जब गौर से देखें तो पता लगता है कि ये ग्रीन कलर है, डर्टी ग्रीन सा कलर है। और ग्रीन कलर आपके ऐसे आयरन हाइड्रोक्साइड कंपाउंड की निशानी है जिसमें आयरन के ऊपर 2 का चार्ज है, OH के साथ 2 का नंबर आएगा। अगर OH के साथ 3 का नंबर आ रहा है तो आपके पास ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, और अगर आपके पास 2 तो डर्टी ग्रीन। पीछे जो चीज़ें रह गई हैं सोडियम और सल्फेट, उनको मिलाओ, सोडियम सल्फेट आपका दूसरा प्रोडक्ट। और इस तरह से हमने मेटल हाइड्रोक्साइड्स बना लिए, और ये भी देख लिया कि हमारे पास दूसरे प्रोडक्ट किस तरह बनेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह हमारे पास बेस स्ट्रॉन्ग मेटल के कंपाउंड्स को हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करती है और साथ ही साथ उसको प्रेसिपिटेट करवा देती है। प्रेसिपिटेशन के टाइम पे जो कलर्स मैंने आपको बताए हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं, क्योंकि कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने इन मेटल हाइड्रोक्साइड के कलर्स की बात करनी है तो वहीं से पता लगना है कि प्रेसिपिटेशन हो रही है, क्योंकि कलर नज़र आ रहा है। प्रेसिपिटेशन होगी, कलर नज़र आएगा, और तब जाके पता लगेगा कि बेसिस ने इतने स्ट्रॉन्ग मेटल्स पे कैसे रिएक्ट किया है। इसको आप करें प्रैक्टिस, इसके बाद हम बेसिस के यूजेस की बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन इतना ही था। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।